जब हम ये बात करते हैं कि आज़ादी से पहले हमारे क्या राइट्स हैं और आज़ादी के बाद हमारे क्या राइट्स हुए हैं, तो बिल्कुल क्लियर है। आज़ादी से पहले जल, जंगल, ज़मीन पे हमारे अधिकार होते थे। अंग्रेज़ों के टाइम पे उस टाइम पे 1815 में नॉन रेगुलेटेड कानून के माध्यम से और 1874 में डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल एक्ट 1874 के माध्यम से उन्होंने हमें ट्राइबल लोग जानवरों को मारने नहीं जाते हैं। नहीं तो उनके यहाँ आज तक जानवर खत्म हो चुके होते हैं, क्योंकि उनके यहाँ पे उनको जंगलों का अधिकार है। जंगलों का अधिकार इसलिए मांगा जाता है कि इसकी संरक्षण हम करेंगे। जब हम लोग अपने जो भी मीट के लिए हम उसका उपयोग करते हैं, तो उस टाइम पे ये समझिए कि हमारे गांव में पौथी बनती थी, जो हर घर में बाटी कुछ नहीं मिलता, तो हम क्यों मुझाने जाएं। दूसरा, हमारे खिलाफ ही कानून बना दिया कि अगर मुझाने नहीं जाओगे तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगी। तो शोषण नहीं है, मतलब कर्तव्य आप हमारे बता रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पर आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं, तो आज हम आपकी खास मुलाकात करवाने जा रहे हैं अनूप बिष्ट जी से, जो कि अगर तो बात करें अनूप बिष्ट जी के बारे में, तो जल, जंगल, जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उत्तराखंड राज्य एक ऐसा राज्य था कि 1819 में जो कानून लागू था यहाँ पे, उस कानून को दोबारा से लागू करवाने की मुहिम चलाए हुए हैं अनूप बिष्ट जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दृष्टि को अपना कीमती समय देने के लिए। 1819 का जो कानून है उस पर आप हमेशा बात कर रहे हैं, और अब भी आप जगह जगह मीटिंग भी कर रहे हैं कि हमारे अधिकार वापिस दो। क्या वो अधिकार है और क्या वो कानून है 1819 वाला? 1874 ना। देखिए, जब हम ये बात करते हैं कि आज़ादी से पहले हमारे क्या राइट्स हैं और आज़ादी के बाद हमारे क्या राइट्स हुए हैं, तो बिल्कुल क्लियर है। आज़ादी से पहले जल, जंगल, ज़मीन पे हमारे अधिकार होते थे, और अंग्रेज़ों के टाइम पे उस टाइम पे 1815 में नॉन रेगुलेटेड कानून के माध्यम से और 1874 में डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल एक्ट 1874 के माध्यम से उन्होंने हमें ट्राइब की श्रेणी में डाल रखा था। आगे चलते गए तो 1950 के बाद जब देश का संविधान बना, हम तो ट्राइब में थे, लेकिन देश के संविधान बनने के बाद हम लोग ट्राइब से बाहर हो गए, और हमें नहीं पता था कि ये ट्राइब से बाहर होने के बाद हमारी स्थिति इतनी खराब होगी। धीरे धीरे 20-25 साल हम चले, लेकिन 74 के बाद जैसे ही हमारे जंगलों में डीएफओ एलोकेट किया गया, फिर वन्य जीव अधिनियम कानून आया गया, एफसी आया गया, उसका प्रभाव हमारे में इतना ज़्यादा पड़ गया कि हमारे लोग पलायन करने लगे। पलायन करते करते आज ये देखिए कि उत्तराखंड के 70% से ज़्यादा लोग माइग्रेशन कर चुके हैं। उसी जनता को, उन्हीं लोगों को रिवर्स माइग्रेशन के माध्यम से जो आज के संविधान में जो 1874 का कानून जिसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल एक्ट को आज कहते हैं 5वीं अनुसूची, उसी 5वीं अनुसूची को हम उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में लागू करवाने की बात कर रहे हैं। ये हमारा उस पर चर्चा था। अगर जो वन्य जीवन अधिनियम आप बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इसलिए भी बनाया गया था कि इंसानों को जानवर से और जानवरों को इंसानों से खतरा ना हो, इसलिए वो एक बाउंडेशन लगाई गई थी कि जो गहरे जंगल हैं वहाँ पे इंसान ना पहुँचे, कि वो जानवर की शिकार ना हो और इंसान जो है जानवर का शिकार ना हो। देश के हर जगह ट्राइबल लोग जानवरों को मारने नहीं जाते हैं, नहीं तो उनके यहाँ आज तक जानवर खत्म हो चुके होते हैं, क्योंकि उनके यहाँ पे उनको जंगलों का अधिकार है। जंगलों का अधिकार इसलिए मांगा जाता है कि इसकी संरक्षण हम करेंगे। एग्जाम्पल है कि हम नहीं चाहते कि नदियाँ साफ सुथरी नदियाँ आपको उत्तरकाशी से मिले, जहाँ की नदियों के अंदर सीवर का पानी डाला जा रहा है। उस नदी के संरक्षण करने के लिए हम ये चाहते हैं कि जो जानवर जंगल में रहते हैं वो अपने इलाके में रहें, हम अपने इलाके में रहते हैं। हम ये भी नहीं कह रहे कि वो कानून जो आया उस कानून ने ये इम्पैक्ट किया कि हमारे उत्तराखंड के अंदर जो बलि प्रथा थी, उस बलि प्रथा का कानून हमारे पर थोप दिया गया। अगर हम ट्राइब के अंदर होते तो वो कानून हम पे लागू भी नहीं होता था। वो इसलिए थोप दिया गया कि जब भाई एनजीओ का काम है, वो बोलते हैं कि बलि प्रथा नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जरूर है कि हमारे श्रीनगर में, हमारे पौड़ी में लंबी लंबी दुकानें, मीट की दुकानें दबा के चल रही है, जो पहले नहीं होती थी। इसका मतलब जानवर तो आज भी कट रहे हैं, बकरे तो आज भी कट रहे हैं। हम ये विरोध कर रहे हैं कि बलि प्रथा जो हमारे पहाड़ों में होती थी आपने बंद कर दी। उससे क्या हुआ, हमने बकरे पालने बंद कर दिए, क्योंकि अब बिकते नहीं है। हमारा जो आय का संसाधन हो गया, हमारी आस्था का जो सेंटर था वो भी खत्म हो गया धीरे धीरे। तो जब कोई व्यक्ति आस्था से हटता है,
तो धीरे धीरे वो अपना गांव भी छोड़ नहीं, देते अगर बलि प्रथा की बात करें तो एक कहावत है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। लेकिन जो हमारे पुरखों की रीत है, उनमें बलि प्रथा होती थी। हमारे देवी देवता जो हैं उनको जागर करने के लिए बोल सकते हैं कि बलि चढ़ाई जाती थी, खुश करने के लिए बोल सकते थे कि बलि चढ़ाई जाती थी। और जो बलि है वो भी जैसे बकरा हो गया या अन्य इस तरीके के जो जानवर हैं उनकी बलि होती थी। हैं। मैं एक चीज बताता हूँ, हमारे गांव में जब कोई बकरा होता है, उस बकरे को जब हम लोग अपने जो भी मीट के लिए हम उसका उपयोग करते हैं, तो उस टाइम पे ये समझिए कि हमारे गांव में पौथी बनती थी, जो हर घर में बांटी जाती थी। हर घर का व्यक्ति जिसका वो बकरा होता था उसको पैसे रोजगार मिल रहा नहीं मिल रहा उसको। बलि प्रथा हमारे लिए बड़ा इम्पैक्ट हुआ। आज की डेट में जब हम बात करते हैं कि जानवरों का बलि देना नहीं देना, ये हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न है कि गांव डिसीजन लेगा ना कि बलि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये राइट्स हमारे चले गए हैं। दूसरी बात, मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ था वहाँ पे। बलि प्रथा के जो रोक लगी है वो इस वजह से कि बेजुबानों जानवर को मत काटो, तो उस बलि प्रथा जो रोक लगाई थी वो ये कर दिया था कि आप वहाँ पे चढ़ा सकते हैं लेकिन काट नहीं सकते, बलि नहीं दे सकते। नहीं, एक चीज बताइए, हम ये नहीं कह रहे कि हम बकरे की बलि देने आज हमारे पूरे उत्तराखंड के मंदिरों में बलि दी जाती है, लेकिन सिर्फ श्रीफल यानी कि नारियल की बलि दी जाती है। हम उसका वो नहीं करें। मैं ये नहीं कह रहा कि बलि प्रथा बिल्कुल सही है। हम ये कह रहे हैं कि अधिकार तो ग्राम सभा के पास होना चाहिए। लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने आज की डेट में जो भैंस पालता था, उससे जो मेल पैदा होता था, आपने बहुत सारी चीजें बलि प्रथा बंद करी, तो आप वो बचपन में ही हम उस भैंसे को मारना स्टार्ट कर दिया। हमारे पहाड़ों में चल हो रहा है ऐसा। दूसरा, हम ये बात करते हैं कि आपने मंदिरों में बोला कि बकरे नहीं देंगे। हमारे तो हर चीज में हम जब बकरे को काटते हो तो देवी के स्थान पे। अब ये कौन सा तरीका हो गया कि हम यहाँ पे उनकी पूजा करेंगे और बकरे को वहां जाके काटेंगे? इसमें भी ये भी तो बलि है एक तरह से। ये कौन सा वो तरीका है? ये तो लागू हो ही रहा कानून के माध्यम से। फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि जो जंगल के कानून है वो जंगल पे लागू होते हैं, जो गांव के कानून है वो गांव के लागू होने चाहिए। तो हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जो ग्राम सभा है, आज की डेट में हम जंगल से जोड़ देते हैं। तो जंगल में ये लगा लीजिए, जो आग बुझती है उसको आग बुझाने के लिए कौन जाता है? उन जानवरों को बचाने के लिए कौन जाएगा? सरकार तो नहीं आ रही। हम यही तो कह रहे हैं कि वो अधिकार हमें दे दो, कल जंगल में आग लगती है तो हम आग बुझाने हम ही लोग जाएंगे, क्योंकि हमारे अधिकार है। हमें वहां से घास मिलेगा, हमें वहां से लकड़ी मिलेगी, हमें वहां से बहुत सारे संसाधन मिलेंगे। आज की डेट में वन विभाग ने उसको कब्जा कर लिया, हमें वहां से कुछ नहीं मिलता, तो हम क्यों बुझाने जाएं? दूसरा, हमारे खिलाफ ही कानून बना दिया कि अगर बुझाने नहीं जाओगे तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगी। तो शोषण नहीं है, मतलब कर्तव्य आप हमारे बता रहे हैं लेकिन अधिकार नहीं है। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जल जमीन जंगल का अधिकार हमें मिलना चाहिए। जल जंगल जमीन की अगर तो बात करें हैं तो यही सपना सोच के उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी गई थी और उत्तराखंड राज्य अलग भी हुआ। 26 साल हो गए उत्तराखंड को और बहुत सारे ऐसे कानून भी बने हैं, जैसे भू कानून है, सशक्त भू कानून बनाया है उत्तराखंड सरकार ने के जमीन बाहर का व्यक्ति को, क्योंकि कहीं ना कहीं बाहर के व्यक्ति जमीन ले लेते थे और उसमें और भी जमीन कब्जा करते थे। बहुत सारे ऐसे कानून बनाए हैं उत्तराखंड में और सरकार जागरूक भी है, फिर भी ये लड़ाई जारी है। देखिए, इस बात को समझना पड़ेगा कि उत्तराखंडी जब रुड़की में आता है, प्लेन का लगा था जमीन खरीदने का, यही उत्तराखंडी पहाड़ में जाके बोलता है कि हमारे पहाड़ में जमीन न खरीदो। ये दो गला नेचर है ना। लेकिन हमें संविधान पढ़ना पड़ेगा। संविधान के अंदर बिल्कुल क्लियर है, अगर कोई पहाड़ के अंदर विशिष्ट संस्कृति है, जिस संस्कृति के अंदर बहुत सारे पैमाने हैं जो मैंने बताए भी थे आज की मीटिंग में रुड़की में, वो पैमाने फुलफिल होते हैं तो उस पहाड़ को संरक्षण दिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है, हमारे पहाड़ में मैग्नीसाइट का बहुत स्रोत है, पानी का स्रोत है। हमारा पहाड़ इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब में है, इसीलिए तो हम ये बोल रहे हैं कि इसका संरक्षण करना बहुत जरूरी है। और वही आर्टिकल 19(5) के माध्यम से हमें राइट देता है कि एक बाहर की बड़ी आबादी पहाड़ की तरफ आएगी तो पहाड़ में गर्माहट होगा, यानी कि एक तरह से जो नदियां हैं, ग्लेशियर है, वो हमारे पिघल जाएंगे। और जो ग्लेशियर डायरेक्टली 8-9 राज्यों में हमारे पानी पहुंचाता है, वो पानी मिलना बंद हो जाएगा प्लेन के लोगों को। तो हम पानी के संरक्षण, यानी कि उत्तराखंड जो है पानी का कुआं है, उसकी संरक्षण के लिए 5वां अनुसूची की मांग कर रहे हैं। दूसरी बात, उत्तराखंड जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर के माध्यम से लगा हुआ है, यानी कि चाइना के साथ है और नेपाल के साथ है। उस भूमि की रक्षा वही कर सकता है जो उस भूमि का वहां पे है। भूमि का हम मानते हैं कि हमारी माँ है, उसी भूमि को बचाने के लिए कल अगर देश में कुछ भी होता है तो वहां पे तो लोग, स्थानीय लोग होने चाहिए। अगर स्थानीय लोग नहीं होंगे तो दिक्कत होगी।
बाहर की कोई आबादी आ जाती है और बस जाती है, मैं बॉर्डर में हो जाती हूँ, जस्ट साथ अपना प्लॉट छोड़ के चली जाएगी। वो कहेगी हमारा घर दिल्ली में है, हमारा देहरादून में है, हम कहीं और चले जाएंगे, हम युद्ध में नहीं, लेकिन हम तो मरते दम तक वहाँ लड़ेंगे ना सीमा पे। तो दो मुख्य कानून है जिसके हम बात करते हैं, सीमा सुरक्षा की और पानी के संरक्षण की और प्रकृति के संरक्षण की, तभी बात होती है। तो इसीलिए हम ये बोल रहे हैं कि हमें समझना पड़ेगा भू कानून क्यों लगा रहे हैं। भू कानून इसलिए लगा रहे हैं, विशेष संस्कृति है। ये जो भू कानून राज्य सरकार ने लगाया है, ये इतना ही मिलेगा धामी से। धामी जी की जितनी क्षमता उतना ही भू कानून मिलेगा। ये भू कानून 6% में लगेगा आपकी कृषि भूमि पे, आपकी गांव की जमीन में, बस। बाकी जो 94% का भू कानून है वो भारत सरकार ही लगा सकती है। उसके लिए विधानसभा से धामी जी को 5th शेड्यूल का बिल पारित करके सेंटर को भेजना पड़ेगा और फिर वो अप्रूव होगा, तब उत्तराखंड की धरती में 5वीं अनुसूची लागू होगी, तब जाके 100% का भू कानून लगेगा। उस भू कानून को मैनेज करने के लिए राज्य सरकार नहीं, ग्राम सभा होती है, जिसको पेसा एक्ट 1996 चलता है। आपको ग्राम सभा तो अभी भी हैं, बहुत सारे जो गांव हैं वो ग्राम पंचायत में ही आते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ग्राम सभा वो होती है जो अपने जंगल का भी निर्णय ले ले। हमारे यहाँ तो जंगल का निर्णय भारत सरकार लेती है, राज्य सरकार रहती है। बोलते बाहर का व्यक्ति आएगा, 200 नाली जमीन खरीद लेगा और वहाँ जो संस्कृति पे हमारा इम्पैक्ट पड़ता है वो होता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आज की डेट में जो ग्राम सभा है, जो भू कानून है, वो कामयाब नहीं है। हमारी जो ग्राम सभा है वो बिल्कुल भी कामयाब नहीं है। होती तो आज की डेट में हमारी ग्राम सभा को 2 मुखी फंड मिलना चाहिए था। जो 5वीं अनुसूची के माध्यम से जो ग्राम सभा है, उसकी ताकत इसकी ताकत में फर्क कितना है। आज की ग्राम सभा राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड है। कोई स्कीम आएगी तो छोटा मोटा दे देंगे, जमीनें राज्य सरकार ले जाती है। कहीं ना कहीं कानून में बदलाव उत्तराखंड का प्लान है, रोजगार है। बिल्कुल, इसका मेन मुद्दा रोजगार है। वो बिल्कुल क्लियर है कि 5वीं अनुसूची यानी कि ट्राइब स्टेटस मिलते ही हमारा बच्चा 7.5% सेंटर में रिजर्वेशन में और स्टेट में 45% के रिजर्वेशन में आ जाता है। दूसरा, ग्राम सभा को पेसा एक्ट 1996 मिलता है। 1996 के माध्यम से जितने भी जंगल के अंदर जो रॉ मटेरियल है या नदी से रेत, पानी, पत्थर, इस निकालने के छोटे छोटे माइनर ठेके हमारे उत्तराखंड के लोगों को ही मिलेंगे। तो इतना रोजगार जो 5 लाख लोगों को मिलेगा, परिवारों को मिलेगा, तो रिवर्स माइग्रेशन तो वैसे ही रुक जाएगा। मतलब रिवर्स माइग्रेशन आएगा, हमारा माइग्रेशन रुक जाएगा। तो ये रोजगार का प्रथम मुद्दा है। लेकिन अगर तो बात करते हैं, आपने जगह से कहा है कि रोजगार के मुद्दों पे नदी से रेत बजरी निकालने, यानी कि अगर तो आम लैंग्वेज में बोले तो खनन, खनन से वाकई रोजगार बहुत है और खनन उत्तराखंड में हो भी बहुत रहा है। खनन तो हमारे उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अब क्वेश्चन ये कि वो खनन जेन्युइन है कि नहीं है। हमने देखा कि जो गदेरा एक टाइम पे जहाँ से नदी जाती थी, वो नदी का सिस्टम ही चेंज हो गया खनन करते हुए। हम जब माइनर खनन के वर्ड यूज़ करता हूँ तो मतलब जो रेत पूरे पहाड़ से प्रकृति रूप से बह के नीचे आता है, चाहे वो 3 इंच 6 इंच जो सरकार का पैरामीटर है, उसके माध्यम से हम उतना रेत निकालने का माइनर ठेका लेंगे। क्योंकि रेत हर साल आएगा या पत्थर हर साल आएगा, या नदी में जो पेड़ होते हैं, जो सूखे पेड़ होते हैं, उनको काटने का, या जो नदी जो जंगलों के अंदर होता है, तो हम उनके माइनर खनन की बात करें। आज का जो खनन है ना भाई साहब, उसकी सीमा लांघ चुके हैं। हमारे यहाँ क्रशर चलते हैं दबा के, बाहर के लोग आते हैं, पूरा क्रशर वाला सिस्टम लगाते हैं, सारा रोजगार, सारा पैसा करोड़ों अरबों में करोड़ों में छाप के वो लोग निकल जाते हैं। तो फिर वहाँ का जो उत्तराखंडी पता है क्या करता है, वो नदी से अपने सर में पत्थर ढो के लाके उसकी गाड़ी में डालता है। जिस पहाड़ का मालिक है हम लोग, उस पहाड़ के हम नौकर बन गए। तो चीज सरकार को सोचना चाहिए। अगर तो क्योंकि ये सवाल इसलिए भी आता है कि जब से उत्तराखंड राज्य बना है 26 साल हो गए हैं। अगर तो देखा जाए तो मुख्यमंत्री हैं या शिक्षा मंत्री हैं या खनन मंत्री हैं, जो भी मंत्री हैं, जो भी राजनीति बड़े नेता हैं, वो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, उत्तराखंड के ही हैं। लेकिन फिर भी उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को नहीं समझ पा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बाहर के लोग आते हैं, क्रशर डालते हैं और चले जाते हैं, यानी कि रोजगार जो है बाहर के लोगों को मिल रहा है, उत्तराखंड के लोगों को नहीं मिल रहा है। तो इसकी भूमिका तो उत्तराखंड के नेताओं को भी बनानी पड़ेगी ना। इसीलिए तो मैंने कहा है कि उत्तराखंड का विकल्प, हम ये जब भी बोलते हैं कि बड़ी राजनीति कोई पार्टी आएगी हमारा विकास कर लेगी, ऐसा नहीं होता। उत्तराखंड का विकास तभी होगा जब किसी ग्राम, जो ग्राम है हमारा, उसका विकास होगा। उसी के लिए तो हम बात कर रहे हैं कि सारी पावर जो जानी चाहिए वो ग्राम सभा के पास जानी चाहिए। क्योंकि ग्राम सभा उस जंगल की रक्षा करेगा, आग नहीं लगने देगा, उन जानवरों की रक्षा करेगा जो आग लगने से जानवर मरते हैं। ग्राम सभा के इर्द गिर्द अगर कोई
अनवांटेड कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको रोक लगाएगा। ग्राम सभा की नदी के आसपास अगर खनन का काम चल रहा है उसे रोक, क्योंकि उसको पैसा एक्ट 1996 का कानून मिला रहेगा। तो इसमें हमें एमपी एमएलए की जरूरत कहाँ पड़ गई? हमारे गांव में हम ही सरकार, यही तो कॉन्सेप्ट हमने उत्तराखंड में लाना है। राजनेता हमारा दास है, समाज का दास है, उसको सिर्फ वही नीतियां इंप्लीमेंट करनी है जो भारत सरकार, राज्य सरकार बताती है, जो हमें जरूरत है। लेकिन हम ये सोच ले कि ये हमारे बाप बनेंगे और तब हमारा विकास होगा, ये गलत है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये हमारे नौकर हैं, ये दास हैं, इनको समाज के दास के बन के रह के समाज की सेवा करनी चाहिए। लेकिन समाज बताएगा ना क्या काम करना। आज उल्टा हो गया है उत्तराखंड में। आज हम इनके पिछलग्गू बन गए हैं। आज हमने इनको किंग समझ लिया, नेता समझ लिया, भगवान समझ लिया, और हम लोग उत्तराखंडी इन पार्टियों के पीछे लग गए। कोई भी पार्टी उसके पीछे लग गए। किसी भी पार्टी के पीछे लगने से आपका विकास नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। लिख के ले लो, जब तक आप संवैधानिक अधिकार नहीं लोगे। आप अरुणाचल प्रदेश में जाइए, वहां का एमएलए रोड पे मैगी खाता हुआ मिलेगा आपको। करप्शन जीरो, क्योंकि ग्राम सभा का स्ट्रॉन्ग है। आप लाहौल स्पीति में चले जाइए, वहाँ कोई दंगा नहीं होता है, वहाँ किसी जानवर का अटैक नहीं होता है। तो हम किसको कह रहे हैं सरकार? तो मैं, भारत सरकार दिल्ली वाली है, उत्तराखंड सरकार देहरादून, मेरे गांव में मैं ही सरकार, ये कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं। तो इसीलिए पांचवें अनुसूची की मांग कर रहे हैं। अनुप जी, चलते चलते एक लास्ट सवाल के परिवर्तन प्रगति का नियम है। तो जैसे सरकारों ने नहीं सुनी, 26 साल हो गए, तो इस बार कोई परिवर्तन होगा या यही ऐसे ही चलता रहेगा? हमारा क्लियर स्टेटमेंट है पार्टियों को, जिसके मैनिफेस्टो में पांचवें अनुसूची और जो छूटे हुए समुदाय हैं, गढ़वाली कुमाऊनी को एसटी का ड्रेस देने का मुद्दा नहीं है। हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं पूरे उत्तराखंड से वोट ना देना। और कोई निर्दलीय कैंडिडेट है जिसके जीतने के चांसेस आपको लग रहे हैं और उसने ये मुद्दे डाल रखे हैं, तो आप शुरुआत वहां से करिए, उसको वोट डालना स्टार्ट करिए। जब तक आप अपने मुद्दे पे वोट नहीं डालेंगे, आप पार्टी को मत डालिए, आप अपने मुद्दे पे वोट डालिए। इस बार आपका मुद्दा चाहे किसी के पास भी हो, चाहे उसको 500 वोट मिले, 300 मिले हुआ है, तो इसीलिए हमने कहा है इस बार वोट उसी को मिलेगा जिसके मैनिफेस्टो में पांचवें अनुसूची का मुद्दा हो। तो अगर पार्टी की बात करें तो उत्तराखंड क्रांति दल जो है इन मुद्दों के साथ ही आगे बढ़ रही है। मेरा ऐसा मानना है कि अभी तक उत्तराखंड क्रांति दल का क्लियर स्टैंड इस पे नहीं है कि वो पांचवें अनुसूची के लिए फाइट करें। ये जरूर है कि बहुत सारे युवा हैं जो उत्तराखंड क्रांति दल के अंदर हैं और पांचवें अनुसूची की मांग कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल का कोई स्टैंड नहीं है इस पे अभी तक। सिर्फ बॉबी पवार, जिसका एक स्वाभिमान मोर्चा है, उसने इस पे समर्थन दिया है पब्लिकली, और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। हमारी मीटिंग हुई थी काशी सिंह हैरी जी से, उन्होंने कहा था कि यही मुद्दा है जो पांचवें अनुसूची उत्तराखंड को बचा सकते हैं, लेकिन वो शायद इस पे भी अब एग्री नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए भिष्ट जी। ये थे हमारे साथ अनूप भिष्ट जी, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जो पांचवी अनुसूची बनेगी उस पे जो जिसके एजेंडे होंगे उसको हम वोट करेंगे, नहीं तो हम वोट नहीं करेंगे। जल जंगल जमीन बहुत जरूरी है बचाना, जो कि उत्तराखंड की एक पहचान है। तो बने रहें दृष्टि न्यूज में, मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।